हेलो गाइस, सो वी आर स्टार्टिंग विद द 6th चैप्टर टुडे। आज देखो 6th डे है। ये वीडियो 5 वीडियो अभी तक लॉन्च हो चुके हैं, पर अभी जो आज चैप्टर चालू कर रहे हैं ये पूरी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब ये तो आप गारंटी समझ लो, इसका एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का पक्का है। नहीं तो ये मान के चलना एक 4 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मतलब जो एक बड़ा क्वेश्चन आएगा अपने बोर्ड्स में, वो एक इसका पक्की बात आएगा ही आएगा। अब अपन देखो एक बार चैप्टर 6 को टाइम पीरियड वाइज समझ लेते हैं। एक बार पहले आप टाइम पीरियड पढ़ो। 1991 मतलब अपन कौन से फेज में आ चुके हैं? सरकार के इंडिया के 3rd फेज में। देखो 1947 पहला फेज था, जब ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर रूल कर रही थी। मतलब हम लोग इंडिपेंडेंट जस्ट हुए थे, वो अपना कॉलोनियल पीरियड जिसको बोलते हैं। तो 1947 का कोई भी क्वेश्चन आएगा कॉलोनियल पीरियड से, जो चैप्टर 1 हमने पढ़ा। फिर चैप्टर 3, 4, 5 की बात करी जाए तो वो पीरियड है 1950 से लेकर 1990 तक का, 1950 से लेकर 1990 तक का। इस फेज के बीच में हमारे पास सरकारी इंडस्ट्री, सरकार का राज था। और 1991 में यहां पे जाके चाबी मिली है टाटा बिरला अंबानी को। मतलब यहां पे जाके की रोल आया है टाटा बिरला अंबानी का। मतलब प्राइवेट सेक्टर अब आया है। कौन लेके आया? सर अपने आप आ गया? नहीं, उसके लिए नई पॉलिसी बनाई। मतलब ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी हटा के अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चालू हो रही है। पहले बेसिक बात करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर क्या क्या हुआ। पहले अपन बेसिक बात करेंगे। इसके अंदर 3 चीजें हैं, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये 3 चीजें हैं। लिबरलाइजेशन पढ़ना है, प्राइवेटाइजेशन पढ़ना है, ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है। मैंने आपको 10 बार एक चीज बोली है, वापस रिपीट कर देता हूं। लिबरलाइजेशन का पहले बेसिक मीनिंग निकालो। बेसिक मीनिंग मतलब इंग्लिश टू हिंदी करो। लिबरल सर मतलब कुछ फ्रीडम जैसा, कुछ ऐसा जो बंदिशें हटाने जैसा है। एग्जैक्टली करेक्ट। लिबरलाइजेशन मतलब फ्रीडम फ्रॉम ऑल रेस्ट्रिक्शन। मतलब सोचो इस टाइम पीरियड से पहले, मैं 1 मिनट वापस रुक जाता हूं। चैप्टर पढ़ने से पहले पता है, कुछ भी आगे जाने से पहले टाइम पीरियड को निकालो। अब सोचो इससे पहले क्या क्या रेस्ट्रिक्शन थे। अब आओ वापस इस टॉपिक पे, लिबरलाइजेशन क्या क्या रेस्ट्रिक्शन थे। सरकार ने सर लाइसेंसिंग लगाई थी। आईपीआर 1956 आपने जब पढ़ाया था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ था, और सर वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म से सारे रेस्ट्रिक्शन, जितनी भी बाउंडेशन जहां जहां दिख रही है उनको हटाओ। ये सरकार ने किया था। लिबरलाइजेशन में फ्रीडम वाज प्रोवाइडेड, मतलब फ्रीडम फ्रॉम ऑल रेस्ट्रिक्शंस। पढ़ेंगे डिटेल में। पहले आते प्राइवेटाइजेशन। वर्ड से ही कुछ नहीं हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं। और मैंने आपको बोला था जिस भी वर्ड के पीछे ये जेशन आ जाए, अर्बनाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, तो ये जेशन वर्ड मतलब उस सेक्टर का बढ़ना। प्राइवेट सेक्टर की यहां पे बहुत बढ़ोतरी हुई थी। टाटा ने अपनी नई नई इंडस्ट्रीज खोली थी। अंबानी एकदम एग्जिस्टिंग रूल में आया था। टेलीकम्युनिकेशन मतलब लैंडलाइन कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्राइवेट सेक्टर के पास गई थी। बहुत कुछ हुआ था। देन ग्लोबलाइजेशन, देश को दूसरी कंट्रीज के साथ जोड़ना, इंटीग्रेट करना, इंटरडिपेंडेंट बनाना, ये ग्लोबलाइजेशन। डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज, कैसे क्या क्या हुआ। बट उससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन मार्क, सर जरूरत क्या थी रिफॉर्म की? What was the need of LPG? What was the need of new economic policy? या फिर what was the need of economic reform? जरूरत क्या थी? अब पहले एक बार ये समझो जरूरत क्या थी में सबसे पहले सरकार के जितने भी लोग थे उनके कारण करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा था। और दूसरी चीज, करप्शन इज नॉट द मेन पार्ट। करप्शन के कारण सरकार के खर्चे ज्यादा और कमाई कम। खर्चे ज्यादा और कमाई कम, जिस मोमेंट को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। वापस बोल रहा हूं, खर्चे ज्यादा और कमाई कम को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। जब सरकार के सालाना खर्चे ज्यादा दिखाई दे और सालाना कमाई कम हो, व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसीट्स, इट इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। उस टाइम पे 1981 में 5.4% डेफिसिट था। मतलब सिर्फ इसका क्या मतलब है? 5.4 मतलब आप ये समझो अगर कि सरकार 100 करोड़ कमा रही है तो करीब करीब 105 करोड़ का खर्चा था। और ये 8.4, ये 1990 का फिगर है। 1990 में 8.4% डेफिसिट था। मतलब अगर सरकार कमा रही है 100 करोड़ तो 108 करोड़ कम से कम, एक करीब करीब 108 करोड़ का खर्चा। तो ये अपना बहुत बड़ा नुकसान जा रहा था। तो प्राइवेट सेक्टर को चाबी देना एक बहुत बड़ी मजबूरी हो गई थी कि नहीं, उनको बुलाना ही पड़ेगा कि फिस्कल डेफिसिट कम करना था। पहला दिक्कत तो ये। दूसरा बीओपी डेफिसिट। अब ये नई कहानी क्या है? बीओपी डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। सरकार का जो बाहर से पैसा आ रहा था और जो बाहर पैसा जा रहा था, ठीक है, कोई भी कारण हो, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, बाहर रेंट दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, कुछ भी हो, वो बाहर से पैसा आ तो कम रहा था और जा ज्यादा रहा था। उसको बोलते हैं बीओपी डेफिसिट। व्हेन
पेमेंट आउटसाइड द इकोनॉमी इज मोर देन इनकम अर्न्ड, इट इज नोन एज बीओपी डेफिसिट। ये इस टाइम पे बहुत ज्यादा था, इसके कारण प्राइवेट सेक्टर को चाबी देना बहुत जरूरी थी। इट वाज अ सर्टेन नीड फॉर एलपीजी। ओके, नेक्स्ट, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ध्यान सुनना, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब डॉलर की गुल्लक में कमी आ चुकी थी। अब ये नहीं क्या चीज है, देखो डॉलर अपनी गुल्लक मतलब रिजर्व्स में होने चाहिए, यूएस डॉलर जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। अगर जितने डॉलर कम ना उतना डॉलर का भाव बढ़ेगा। आपको अगर इस टॉपिक का डिटेल इलैबोरेशन चाहिए ना तो आप मेरे चैनल पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर का वीडियो देख लेना, उसमें आपको इसका बहुत डिटेल एक इलैबोरेशन मिल जाएगा और आपके 12th का ही है तो फायदा भी हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं वापस, डॉलर की गुल्लक में कमी आ गई। मतलब क्या है, डॉलर की गुल्लक जितनी कम होती है ना उतना डॉलर का भाव 60 से 70, 70 से 80 मतलब 60 से 70 जिसको अपन बोलते हैं डेप्रीशिएट होता जाता है। डॉलर का भाव मतलब कहने का मतलब है इंडियन रुपी की वैल्यू डेप्रीशिएट होती जाएगी। अभी इंडियन रुपी की वैल्यू डेप्रीशिएट हो जाएगी, उस वक्त हालत क्या थी, गवर्नमेंट हैड टू मॉर्गेज कंट्रीज गोल्ड रिजर्व विद द वर्ल्ड बैंक। मतलब समझ आ रहा है, गवर्नमेंट को अपना गोल्ड वर्ल्ड बैंक के पास रखना पड़ा, डॉलर इतने कम हो गए थे। तो अल्टीमेटली इसके कारण भी प्राइवेट सेक्टर को चाबी देना बहुत जरूरी थी। अंबानी साहब को बोलना बहुत जरूरी था कि भाई बाहर आप एक्सपोर्ट करो तब जाके डॉलर की गुल्लक बढ़ेगी। तो एक ये थर्ड कारण बन गया। फिर प्राइस स्पाइरल, ये क्या चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल भी बोलते हैं इसको। इन्फ्लेशन, प्राइसेस चीजों की इतनी बढ़ती हुई दिखाई दी कि प्राइस स्पाइरल के कारण भी सरकार ने बोला कि अब चाबी प्राइवेट सेक्टर को देनी पड़ेगी। एंड लास्टली, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की अगर बात करी जाए, पब्लिक कंपनीज जितनी भी थी उनका मैनेजमेंट बहुत पुअर था, उनके अंदर एम्प्लॉइज बहुत वेस्ट हो रहे थे, मतलब डिस्गाइज्ड हो रहे थे। उधर मैनेजर जो थे उनके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, मतलब पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जा रहा था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का तो बहुत पुअर था। अल्टीमेटली यही इसका आंसर है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द नीड ऑफ एलपीजी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। स्क्रीनशॉट खींचो, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसके। सो गाइज, ये हम चालू कर रहे हैं लिबरलाइजेशन। देखो सबसे पहला टॉपिक आपको बता दूं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनका आपको एक एक कंटेंट याद होना चाहिए। रीजन, ये चैप्टर सबसे हेवीएस्ट वेटेज का है। अभी लिबरलाइजेशन की अगर बात करी जाए तो लिबरलाइजेशन क्या चीज है बेसिकली, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया जस्ट अभी उसमें क्या था, फ्रीडम। हाँ भाई, फ्रीडम। फ्रीडम किस चीज से सर, फ्रीडम सारे पुराने रेस्ट्रिक्शन से। अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोस या पुराने चैप्टर नहीं पढ़े तो देखो समझने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि लिबरलाइज करना है तो किन चीजों को करना है, पुरानी चीजों को, जो पुराने रेस्ट्रिक्शन थे जो कि अपन लोगों ने वीडियो 3, 4 इनमें पढ़े, मतलब कि जो चैप्टर 3, 4 में है जो सरकार ने लगाए थे। देखो सरकार ने, एक बार इतना डिटेल में बोलने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमको याद करना पड़ेगा क्या क्या था। सरकार ने क्या लगाया था, सरकार ने सर एक तो इंडस्ट्री पे लाइसेंसिंग लगाई थी, वो पढ़ा था अपन ने आईपीआर 1956 में। उस लाइसेंस में सरकार ने एक तो कोटास और दूसरे लगा दिए थे टैरिफ्स, मतलब कि टैक्सेस और क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। तो अब आपको इसमें यह करना है कि लिबरलाइज करो, क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर को बुला रहे हो ना। तो लिबरलाइजेशन में 1991 में प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल फ्रीडम दिया गया। अच्छा सर, किन किन सेक्टर में, तो इनको बोला जाता है लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स। सर लिबरलाइजेशन तो खुद एक रिफॉर्म है, बिल्कुल सही बात है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, दिस इज टर्म्ड एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। लिबरलाइजेशन के अंदर क्या क्या बदलाव किए गए, तो उसमें पहला बदलाव किया गया इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, उसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। पहली चीज क्या करी गई, टाटा, बिरला, अंबानीज, एवरीवन वाज सेड कि भाई नाउ देयर इज नो लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश्ड, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं थी, मतलब एक्सेप्ट लिकर इंडस्ट्री, सिगरेट, डिफेंस, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, इनके अलावा सारी इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील, टेलीकम्युनिकेशन, कोल, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल, देन इलेक्ट्रॉनिक, सब में सारे प्राइवेट सेक्टर को बोला भाई आओ आप लोग इंडस्ट्री चालू करो फटाफट से, आप लोग तो जीडीपी बढ़ाओ जो देश को रिक्वायरमेंट है अभी। दूसरी चीज क्या करी गई प्राइवेट सेक्टर के लिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। कॉन्ट्रैक्शन सर मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। पहले अगर 1990 से पहले की अगर जर्नी को देखा जाए, सारी इंडस्ट्रीज के बोर्ड पे लिखा था पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। नाउ कॉन्ट्रैक्ट कर दी गई, सरकार ने पहले अपने लिए बिल्कुल लिख रखा था कि ये 17 इंडस्ट्रीज में कभी भी प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा। 1990 मतलब 1991 में ये चीज पूरी बदल गई। सरकार ने 17 से डायरेक्ट क्या कर दी, 8 इंडस्ट्रीज लॉक रखी, बाकी 9 इंडस्ट्रीज मतलब 17 से 8
को लॉक रखा, बाकी 9 इंडस्ट्रीज को बिल्कुल दे दिया, हाँ भाई आप लोग प्राइवेट सेक्टर आ जाओ। मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 इंडस्ट्रीज टू 8 इंडस्ट्रीज। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है अपना डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। देखो वापस आओ चैप्टर नंबर 4, मतलब इंडस्ट्रियल जो 1990 से पहले हुआ था। सरकार ने जो इंडस्ट्री के लिए क्या किया था, सरकार ने बोला था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलो, हम आपको इंडस्ट्रियल शॉप्स देंगे। याद आया? नहीं तो चैप्टर 4 का वीडियो देखो। क्या देंगे? इंडस्ट्रियल शॉप्स। किसके लिए देंगे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मतलब उस टाइम पीरियड में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एनकरेज किया जा रहा था। सारे ये एरिया जो है, ये एरिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का है, ये एरिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, रिजर्व कर दिया था। इधर कभी लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं आएगी, ये एरिया गांव को डेवलप करेगा। अब सरकार ने बोला उस एरिया को डी रिजर्व कर दो भाई, आने दो लार्ज स्केल को, आने दो जिसको आना है, टाटा, बिरला, अंबानी, एनीवन वांट टू ओपन देयर इंडस्ट्री, ओपन करें, जीडीपी बढ़ेगा। अभी प्राइवेट सेक्टर को चाबी दे दी, तो डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। डी रिजर्वेशन मतलब जो रिजर्वेशन था उसको हटाया, उसको बोलते हैं डी रिजर्वेशन। और सर क्या किया? एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा दिया। बोला टाटा बिरला अंबानी को जितना प्रोड्यूस करना है करो, अभी तो अभी आपको हम लोग चाबी दे रहे हैं, आप लोग जीडीपी बढ़ाओ, इंडियन इकोनॉमी को आगे ले जाओ। नेक्स्ट, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। सरकार ने पहले क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, वापस जाओ आईपीआर 1956 में। क्या किया था सरकार ने? क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे कि कोई भी बाहर से कैपिटल गुड नहीं मंगाएगा, मशीनरी बाहर से नहीं मंगाएगा। अब सरकार ने बोला भाई मशीनरी तो जरूरी है, आप इंडस्ट्री को लोगे, मशीनरी नहीं जरूरी है, तो मशीनरी जरूरी है, नाउ यू आर फ्री टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। सरकार ने ये बनाए इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म्स। बट इसमें मैं आगे जाने से पहले हर टॉपिक का आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आप देखो इसका क्वेश्चन और खींचो इसका स्क्रीनशॉट। हाँ गाइस, तो आगे हम देखते हैं ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर मतलब बैंक, आरबीआई, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं हम, जो कि पैसा देते थे। अब आप ये जान के हैरान होंगे, 1990 से पहले आरबीआई वाज द ओनली अ रेगुलेटर। ये सर क्या? रेगुलेटर का मतलब कंट्रोलर। आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता था, बैंक रेट डिसाइड करता था, सब आरबीआई करता था, पर बिल्कुल नॉन ऑटोमेटेड सिस्टम था। अब सर ये क्या बोल रहे हो, थोड़ा इजी बोलो। तो नॉन ऑटोमेटेड में सब आरबीआई से पूछ के करना पड़ता था। प्राइवेट बैंक का तो नामो निशान नहीं था, कोई प्राइवेट बैंक कहीं दिखता ही नहीं था, एक्सिस बैंक ये सब कोई था ही नहीं। तो सरकार ने सबसे पहले बोला अब बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि लोन पहुंचाना बहुत जरूरी था, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म बनाया। आरबीआई वाज कन्वर्टेड फ्रॉम रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर। आरबीआई को एक कंट्रोलर से फैसिलिटेटर बना दिया। प्राइवेट सेक्टर का खुलना चालू हुआ, नए नए प्राइवेट सेक्टर बैंक आए जो कि बहुत सस्ते दामों में इंटरेस्ट रेट के साथ और लोन प्रोवाइड करने लगे। प्राइवेट सेक्टर, टाटा बिरला अंबानी उनसे लोन लेके इंडस्ट्रीज खोलने में सक्षम रहे, जिससे हमारा देश आज इस पोजीशन पे पहुंचा है। तो ये बहुत जरूरी था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म बनाना। ये देखो मैंने लिख रहा है न्यू बैंक स्टैब्लिश्ड। तो इसके डिटेल आपको कैसे लिखनी है, मैं इसका एक बार आपको वापस, इसके अंदर और ज्यादा डिटेल नहीं है, बट इसका एक बार क्वेश्चन देखना। लैंग्वेज इसकी बहुत इंटरेस्टिंग लिखनी पड़ेगी, लैंग्वेज इसकी बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन देखो इसका और खींचो स्क्रीनशॉट। हाँ जी, तो इस टॉपिक के बाद हम आते हैं लिबरलाइजेशन के थर्ड रिफॉर्म पे, फिस्कल सेक्टर। देखो गाइस, फिस्कल वर्ड कहीं पे भी सुनो, पूरी इंडियन इकोनॉमिक्स, पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, कहीं पे भी फिस्कल मतलब सरकार की टैक्स और सब्सिडीज की पॉलिसी को बोलते हैं। सरकार जब अपने टैक्स और सब्सिडीज को एक साथ बोलेगी तो उसको फिस्कल चीज बोलेंगे। फिस्कल पॉलिसी सरकार की, जो आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। अच्छा, डिटेल में पढ़नी है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में वीडियो देखना, एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड वाला। अभी बात करते हैं फिस्कल रिफॉर्म। ये क्या है सर? नए रिफॉर्म बनाए टैक्स और सब्सिडीज के। पहले क्या था? कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर था। मतलब आप ये जान के हैरान होंगे, पहले करीब करीब सबको, सारे प्राइवेट सेक्टर इनको 1990 से पहले काफी टैक्सेस देने पड़ते थे। तो इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को देख के भाई ये भी देना, ये भी टैक्स है, इंपोर्ट ड्यूटी भी है, ये भी है, ये भी है। सरकार ने बोला इतने टैक्सेस देख के कोई प्राइवेट सेक्टर आता ही नहीं है, डर जाता है भाई इतने टैक्सेस कौन पे करेगा, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है टैक्स का। सरकार ने उस टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया। किसके अंदर किया? फिस्कल रिफॉर्म्स में। और सिर्फ इतना ही नहीं, टैक्सेस की रेटें भी कम करी और सब्सिडीज की रेटें बढ़ाई। टैक्सेस कम करेगा सर, रीजन क्या था? टैक्स इसलिए कम करा, सरकार ने बोला टैक्स कम करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर एनकरेज होगा, और प्राइवेट सेक्टर को अभी लिबरलाइज भी किया तो उनको प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्रीज खोल के देनी पड़ेगी। मतलब टैक्स कम करा, सब्सिडीज बढ़ाई और टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया। मेन लाइन ये है, न्यू सिंपल टैक्स पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सरकार, बाय गवर्नमेंट अंडर लिबरलाइजेशन known as fiscal reforms. The earlier policy was very complex which discouraged the private sector to invest.
तो अपन बात करते हैं फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म्स में अपने को क्या लिखना है, मेनली इतना सा ही लिखना है, डिटेल नहीं है, इसका क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, इसके अपन टॉपिक इतना सा पढ़ेंगे काफी है। मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो इंडस्ट्रियल है और दूसरा एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड। दूसरी चीज डॉलर की गुल्लक से रिलेटेड। सर ये डॉलर की गुल्लक ना आप 4-5 वीडियो में 6-7 बार बोल चुके हो, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल कर ही लेते हैं। पहले डिटेल करने से पहले सरकार ने किया क्या वो देख लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज मतलब सर डॉलर, फॉरेन एक्सचेंज जो फॉरेन में एक्सचेंज हो सकता है, डॉलर कहीं पे भी एक्सचेंज हो सकता है, उसका रिफॉर्म बनाया। सरकार ने बोला डॉलर की गुल्लक को भरना बहुत जरूरी है, डॉलर की गुल्लक बहुत कम हो गई थी, मींस इंग्लिश में बोलूं तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत डिक्रीज हो गए थे। डॉलर की गुल्लक को भरने के लिए सरकार ने बोला डीवैल्यूएशन करो। सर ये क्या है डीवैल्यूएशन? डीवैल्यूएशन क्या होता है? सरकार जानबूझ के डॉलर का भाव 50 रुपए से 60 रुपए कर देती है। सोचो, क्वेश्चन मार्क लगाओ, सरकार जानबूझ के कैसे करेगी? सर आप क्या बोल रहे हो? ये 50 से 60 मतलब कि हमारे ही देश के लिए नुकसान करेगी। और क्या सरकार ऐसा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। सरकार डेलिबरेटली, व्हेन डेलिबरेट एक्शन इज टेकन बाय गवर्नमेंट, व्हेन वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर इज इंक्रीज फ्रॉम 60 रुपीज टू 70 रुपीज। ये आपने क्या लिखा? इट इज जस्ट मेयर एग्जाम्पल, ये सरकार ने किया नहीं। अपन बात करते हैं डीवैल्यूएशन किया। मैं 60 रुपए 70 रुपए को हटा रहा हूं, पर 60 रुपए से अगर 70 रुपए कर दें तो सर इससे तो आप ये सोच के देखो ना, विदेश से जो गुड्स आ रहे हैं वो तो कम हो जाएंगे, बाहर से गुड्स मंगवाना कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये किया ही इसके लिए था ताकि इंपोर्ट्स डिस्करेज हो। और सर दूसरा फायदा क्या है? सोचो, अगर ये मार्कर मैं यूएस, इंग्लैंड, वेरेवर अगर बेचूं, मान लो मुझे इस मार्कर का $1 मिले, उस टाइम के हिसाब से $1 के मेरे को कितने मिलने चाहिए? 60 रुपए। पर सोचो सरकार ने क्या करा मेरे फायदे के लिए? 60 का डायरेक्ट 70 भाव कर दिया। मैं सोचूंगा यार फटाफट से बढ़िया क्वांटिटी में मार्कर बाहर बेचता हूं, खूब पैसा मिलेगा, 70 रुपया मिल रहा है $1 का। इस कारण मेरे एक्सपोर्ट्स एनकरेज हुए, इंपोर्ट्स डिस्करेज हुए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन देश का बढ़ा। डिवैल्यूएशन इज अ स्ट्रैटेजी। जब सरकार जानबूझ के डॉलर का भाव 60 से 70, 50 से 60 ऐसे कर देती है, तो सर ये किया था क्या? बिल्कुल किया था। 1991 में सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में ये किया था, डॉलर की गुल्लक को बढ़ाने के लिए। विदेश से डॉलर आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। विदेश से डॉलर आएगा, डॉलर की गुल्लक बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। इसी को तो बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म जो सरकार ने किया, एंड नोन एज डीवैल्यूएशन। और क्या किया सर? अब आते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जिसको अपन कॉमन भाषा में बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को दोनों को बढ़ाना था। सरकार ने बोला दोनों के जो टैक्सेस हैं उनको कर दो कम। अभी सर आप ऊपर बोल रहे हो इंपोर्ट कम किया, नीचे बोल रहे हो इंपोर्ट बढ़ाया। सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि सरकार को एनकरेज करना था बाहर के देशों को यहां इन्वेस्ट करने के लिए, तो सरकार को ये करना बहुत जरूरी था, डीवैल्यूएशन। और दूसरी चीज, यहां पे सरकार को लोगों को एक्सपोर्ट करना सिखाना था, तो उसके लिए उन्होंने एग्जिम पॉलिसी नहीं बना दी। अब सर नया वर्ड फिर से एग्जिम पॉलिसी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी को एग्जिम पॉलिसी बोलते हैं, जो कि फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म में बनाई गई सरकार के द्वारा, और इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगने वाले काफी ज्यादा टैक्सेस को कर दिया गया कम। ये है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। इसका डिटेल्ड क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखना पड़ेगा, तो इसका डिटेल क्वेश्चन आप ये देखो और इसका स्क्रीनशॉट जरूर खींचना। हाँ जी गाइस, तो ये लिबरलाइजेशन के क्या थे? चारों रिफॉर्म। अगर सर क्वेश्चन आ गया पूरा लिबरलाइजेशन पे, तो चारों लिखने क्या? हाँ चारों लिखने हैं, चारों को थोड़ा थोड़ा समझाना है। अगर पूरे लिबरलाइजेशन पे क्वेश्चन आए तो, अभी क्वेश्चन पूरे लिबरलाइजेशन पे नहीं आता, जनरली यही आते क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन पुटअप होगा सर? ये तो आपने दिखा दिए। बेसिक क्वेश्चन की बात करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स पूछे जाएंगे, पर लिखा हुआ आएगा एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड अंडर लिबरलाइजेशन, या फिर इंट्रोड्यूस्ड अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, या फिर इंट्रोड्यूस्ड अंडर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म जैसे ये चारों आ सकते हैं। हाँ जी, ये हमारा क्या था? लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट कल वाले वीडियो में आप लोग देखोगे ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और लास्टली हम पढ़ेंगे कल वाले वीडियो में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के क्या मेरिट्स और क्या डीमेरिट्स निकले। होप सो गाइस, ये वीडियो देखने के बाद आपका इंडियन इकोनॉमिक्स का फियर थोड़ा बहुत कम हुआ होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। गाइज, अगर आपको और डेटा चाहिए या फिर आपको मेरी बुक परचेस करनी है जिसमें ये ऑलमोस्ट सारा डेटा सही तरीके से गिवन है एमसीक्यूज और एग्जाम पेपर के साथ, तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे या मेल आईडी पे अपना मैसेज ड्रॉप करके और डिटेल्स बता के उसे भी ले सकते हैं।
Om